ओके क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, और इससे जो लिंक डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और उसके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है। ठीक है, डायग्नोसिस इसका कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले डेफिनेटली आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं, और जो नॉर्मल आपके ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, या जो आप उसके ब्लड होम्योस्टेसिस की जब देखते हो, बात करते हो, तो उसमें आपके कितने परसेंट जो ग्लूकोज है वो प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब ये पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, एक नॉर्मल सब्जेक्ट का आइडिया आप लोगों को हो जाएगा, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इस नॉर्मल थ्रेशोल्ड या परसेंटेज से ज़्यादा है तो इट मीन्स के पर्सन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में है, और अगर आप लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल उस नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो उस केस में कौन सी कंडीशन है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्रॉम नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद हम लोग इसको लिंक करेंगे विद टू कंडीशंस, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स कि इसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में कम होगा और हाइपर में हाई होगा, और इसके पीछे रीज़न क्या है और आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है, ये एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस केस में इसके पीछे रीज़न ये होगी, और इसको डायग्नोस करने के लिए हम इन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे वी ऑल नो कि ये प्राइम सोर्स है एनर्जी का। हमारी बॉडी जो है उसके मोस्ट ऑफ द सेल्स डिपेंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर, अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, और आपकी जो डाइट है उसमें भी मेजर पोर्शन जो बायोमोलिक्यूल्स का है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं ऑन अर्थ, ऑन यूनिवर्स। ठीक है, सो जो मोस्ट ऑफ द फूड हम इनटेक करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सो आफ्टर इंजेस्शन ये कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे आपके इन कार्बोहाइड्रेट्स को डील करने के लिए, इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स, उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं और इनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास इन कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होगी, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जब आपने इनको इंजेस्ट किया था और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में थे, पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में थे, अब ये अपनी मोनोमेरिक फॉर्म या मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास ग्लूकोज की फॉर्म में है, जो कि आपने सपोज स्टार्च का अगर इनटेक किया है तो स्टार्च एक पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, तो इसका मतलब है इसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की शुगर आएगी, और वो शुगर कौन सी होगी, ग्लूकोज। दूसरी तरफ अगर आपने अपनी फूड में किसी ऐसे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया है, फॉर एग्जांपल आप बात करते हो लैक्टोज की, जो कि एक मिल्क शुगर है और एक डायसेक्राइड है, इसमें आपके पास दो तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज भी एंड गलेक्टोज। सो इट मीन्स कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ग्लूकोज भी हो सकते हैं, गलेक्टोज भी हो सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपने सुक्रोज का इंटेक किया है, शुगर का आपने इंटेक किया है, ये भी एक डायसेक्राइड है जिसमें आपके पास अगेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ योर डाइट। कि अगर आपने सिंपल स्टार्च का इंटेक किया है तो यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज होंगे, अगर स्टार्च के साथ लैक्टोज भी था तो उसमें गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होगा, और अगर सुक्रोज भी थी तो उस केस में फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होगी आफ्टर डाइजेशन।
ये सिंपल शुगर का मिक्सचर जो है, इसमें ग्लूकोज के अलावा बाकी मोनोसेक्राइड्स भी प्रेजेंट होंगे। नाउ डाइजेशन के बाद जो सबसे पहला काम यहाँ से होता है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो आपकी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो पॉलीसेक्राइड्स जैसे ही उनकी ब्रेकडाउन होती है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, तो इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप आपके यहाँ पे जो म्यूकोसल सेल्स होते हैं ये इन मोनोसेक्राइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ पे भेज देते हैं? ब्लड वेसल्स। यानी यहाँ से ब्लड वेसल्स इन मोनोसेक्राइड्स को जो कि हाइड्रोलाइज हो चुकी हैं, इनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से उठाएंगे और इनको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे? लिवर के पास। सबसे पहले आपकी जो फूड है वो कहाँ पे जाती है? लिवर के पास। और लिवर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में, ये देखते हुए कि किस सेल को कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बाद आपकी फूड इस डाइजेस्टिव मिक्सचर को लेके कहाँ पे मूव करेगी? आपका जो ब्लड वेसल है वो इस डाइजेस्टिव मिक्सचर को लेके लिवर की तरफ जाएगा और लिवर में जाके आपके पास जो है वो फर्दर डिसाइड होगा कि कितना ग्लूकोज रिलीज होना है और कितना ग्लूकोज लिवर में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो। ठीक है, अब सपोज ये ब्लड वेसल्स इस टाइम पे इन डिफरेंट शुगर्स को लेके लिवर तक पहुंच गए। क्या लिवर के पास ये डिफरेंट शुगर्स पहुंच गई हैं? अब लिवर ने क्या करना है? लिवर के सेल्स क्या करेंगे? ग्लूकोज तो एज इट इज रहेगा, बट जो ग्लूकोज के अलावा बाकी शुगर्स थी, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, they manage to convert these non-glucose monosaccharides into glucose। यानी कुछ पाथवेज के थ्रू ये इन शुगर्स को जो कि ग्लूकोज नहीं है, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, उनको कन्वर्ट करती हैं इनटू द ग्लूकोज और एनी ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिवर में आने के बाद आपके जितने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ओवरऑल वो किस शुगर की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गए हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, लिवर सेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस हाई ग्लूकोज लेवल को फर्दर वो देखेगा, स्क्रीन करेगा कि इसमें से कितना ग्लूकोज प्लाज्मा में भेजना है। ये सपोज लिवर सेल है, ठीक है, पहले जितना ग्लूकोज चाहे वो डायरेक्टली ग्लूकोज की फॉर्म में या कुछ बाकी नॉन ग्लूकोज शुगर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई हैं, वो सारे का सारा ग्लूकोज इस टाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? लिवर सेल्स में। और लिवर सेल्स अब सबसे पहले क्या करेंगे? दे विल कंपेयर द ग्लूकोज कंसंट्रेशन विद द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। यानी हेपेटिक ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कंपेयर किया जाएगा विद ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर आपके पास जो ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और सपोज इस केस में जब आपने कोई डाइट का इंटेक किया और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उसकी डाइजेशन हुई और उसके बाद वो लिवर में आई है, इस केस में सपोज आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यानी कम है। सो लिवर क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सिक्रीट कर देगा प्लाज्मा में इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ग्लूकोज कंसंट्रेशन देयर। ठीक है, यानी 80 से इसको वापस किस पे लेके आएगा? 120। यानी इतना सारा ग्लूकोज जो आपने इनटेक किया है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में यूज़ हो जाएगी एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लिवर में स्टोर हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, और जब आपकी बॉडी को दोबारा ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, यानी स्टारवेशन कंडीशन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो दोबारा से ड्रॉप हो गया, कम हो गया, सपोज 70 पे चला गया, बिकॉज इस टाइम पे ये जो ग्लूकोज था इसको सेल्स ने पिक किया और सेल्स ने इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर दी।
सो अब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल दोबारा से गिर गया, बट दिस टाइम आपने कोई फूड इनटेक नहीं की, ठीक है। सो अब ये जो ग्लाइकोजन आपके लिवर सेल में स्टोर था, ये हाइड्रोलाइज होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है। आइदर आप उसको डाइट के थ्रू मेंटेन करते हो, या जो ग्लूकोज के रिजर्व्स लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेंस, ये रिजर्व्स ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं या मेंटेन करते हैं। ओके, इसी चीज़ को आप लोग यहाँ से इस डायग्राम से भी देख सकते हो। ये तो एक जनरल सा वही पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि सिंपल जितने भी आपके पास शुगर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली ग्लूकोज हैं या नॉन ग्लूकोज शुगर्स हैं, वो लिवर सेल में आने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे एंड देन ग्लूकोज इसके पास 2 रूट्स हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट इसकी जाएगी प्लाज्मा में और रिमेनिंग अमाउंट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को आप यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, जिसमें दोनों कंडीशंस, वेल फेड स्टेट, वेल फेड स्टेट मीन्स कि जब आपने फूड का इंटेक किया हुआ है, जब आपने डाइट को रिसेंटली कंज्यूम किया है, जब आपके पास जो है वो ग्लूकोज की सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रेजेंट है, इसको कहते हैं वेल फेड स्टेट। और दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं स्टारवेशन। ये वो कंडीशन होती है जिस टाइम पे, जिस इंटरवल ऑफ टाइम में आपने किसी किस्म की फूड इनटेक नहीं की होती। इट मीन्स कि इस केस में आपकी बॉडी के पास ग्लूकोज या फूड प्रेजेंट नहीं है और एनर्जी डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपने अपने माइंड में रखी। सो वेल फेड स्टेट में जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ फूड इनटेक किया, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मेटाबोलाइज होने के बाद आपकी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में गए, और लिवर के पास अब देख लें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि ये यहाँ से कुछ अमाउंट वापस ग्लूकोज में ब्लड में रिलीज करेगा, ब्लड होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव कर लेगा। और थर्ड ऑप्शन ये है कि बिकॉज वी ऑल नो कि ग्लाइकोजन की भी एक फिक्स्ड अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है ना, ठीक है। जो बच्चे अभी रिसेंटली कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स पढ़ के आए हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि ग्लाइकोजन एक जो है वो ऐसा कंपाउंड है जो कि सेल की ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, पॉलीमर है। और ग्लूकोज की सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट, एक खास अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकती है। सपोज इस टाइम आपके लिवर सेल के पास काफ़ी सारा ग्लूकोज है, इसमें से कुछ ग्लूकोज लिवर सेल ने क्या किया है, उसने रिलीज कर दिया है इनटू द ब्लड वेसल और ब्लड होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया, ठीक है। अभी भी काफ़ी सारा ग्लूकोज लिवर सेल के पास प्रेजेंट है। लिवर सेल इसको एज इट इज़ नहीं रख सकता, बिकॉज अगर ये ऐसे फ्री फॉर्म में स्टोर रहा तो ये सेल की ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज इज एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट, ठीक है। सो इट मीन्स कि किसी तरह से आपको इसको जो है वो ऐसी फॉर्म में लेके आना है जो कि लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव है। सो लिवर सेल क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देते हैं इनटू दी ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन की भी एक ख़ास स्पेस है, एक ख़ास आप कह लें कंसनट्रेशन है जो कि इसके अंदर रह सकती है। अगर ग्लूकोज अभी भी प्रेजेंट है तो उस केस में ये लिवर सेल्स क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फैट्स में, ठीक है। और इन फैट्स को कहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, एडिपोज टिश्यूज। दैट्स वाई एक्सेसिव जो यूज़ है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसकी वजह से कोई भी पर्सन ओबीज भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्लूकोज एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा आपकी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है तो वो अल्टीमेटली एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज कभी भी एज इट इज़ स्टोर नहीं रहेगा। सो ये तीसरी आपके पास जो है वो ऑप्शन है इस लिवर सेल के पास कि अगर ग्लूकोज अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये उसको फैट में कन्वर्ट करवा के एडिपोज टिश्यूज़ में भी स्टोर कर सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस तब होंगी जब आप वेल फेड स्टेट में होंगे। और दूसरी तरफ है स्टारवेशन कंडीशन। स्टारवेशन कंडीशन में चूंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज या फिर कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं है, तो स्टारवेशन कंडीशन में ये जो एनर्जी स्टोर हुई हुई थी, चाहे वो एडिपोज टिश्यूज में फैट्स की फॉर्म में है
या वो आपके लिवर सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक होंगे और अल्टीमेटली लिवर सेल्स इनसे ग्लूकोज बना के आपके ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सो लिवर दोनों तरह की कंडीशंस, वेल फेड स्टेट और स्टारवेशन कंडीशन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। नाउ जब भी हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम हमेशा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को लिंक करते हैं विद सम हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेल फेड स्टेट में इंसुलिन की बात करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी और इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में भी रखना है कि हमेशा किसी भी सेल ने अगर ग्लूकोज को अपटेक करना है या ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए उसे एक हार्मोन इंसुलिन की ज़रूरत होती है। यानी इसको अगर हम थोड़े से सिंपलेस्ट वे में डिस्कस करें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने जैसे ही फूड का इंटेक किया और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड की हाइड्रोलिसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, अमाइलेजेस। ठीक है, तो फौरी तौर पे आपके पास यहाँ से ये जो फूड मॉलिक्यूल है, ये जो आपके पास ग्लूकोज है या शुगर्स हैं, ये ब्लड वेसल्स में जाएंगी। ठीक है, और ब्लड वेसल्स यहाँ से क्या करेंगी, इस फूड को डायरेक्टली किसके पास लेके चले जाएंगे, लिवर के पास। बिकॉज लिवर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जिसने किस सेल को कितनी ग्लूकोज की ज़रूरत है या इस टाइम पे प्लाज्मा में कितना ग्लूकोज भेजना है, कितना मैंने अपने पास रखना है, ये लिवर ने डिसाइड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ब्लड वेसल फूड लेके लिवर के पास आएंगे और उसके बाद लिवर ने डिसाइड करना है कि इसमें से कितना मैंने ब्लड वेसल्स में भेज देना है। सपोज यहाँ पे आपके पास ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिन पे लिवर ने ग्लूकोज रिलीज करना है और अल्टीमेटली जो आपके डिस्टेंट सेल्स हैं वो इन ब्लड वेसल्स में से ग्लूकोज को क्या करेंगे, पिक करेंगे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ आप लोगों ने जो अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि वेल फेड स्टेट में जब आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में फूड की ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ पे पैंक्रियाज सिर्फ एंजाइम ही रिलीज नहीं करता, जैसे यहाँ पे अमाइलेज है, बल्कि पैंक्रियाज से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज आपके पास पैंक्रियाज है और ये पैंक्रियाज कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और उन हार्मोन्स को कहाँ पे रिलीज करवाता है, ब्लड, जिसमें से एक हार्मोन है आपके पास इंसुलिन। ठीक है, ये थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स आपके पास प्रेजेंट है। अब इस टाइम आपकी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में दोनों चीज़ें हैं, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और इंसुलिन भी प्रेजेंट है। ये इंसुलिन एक्चुअली इन सेल्स को अलाउ करती है कि ये ग्लूकोज को पिक करें और उसे मेटाबोलाइज करें। या आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि अगर ये इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगा तो बेशक जितना मर्जी ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स में हो, सेल्स आर नॉट अलाउड टू पिक दिस ग्लूकोज। ठीक है, सेल्स ने अगर ग्लूकोज को पिक करना है तो हमेशा इस हार्मोन इंसुलिन की प्रेजेंस में करना है। ठीक है, इट मीन्स कि इंसुलिन ज़रूरी है ब्लड में से ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए। और ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज नॉर्मली आपके जो सेल्स हैं जिन्होंने ग्लूकोज को पिक करना है ब्लड में से, सपोज ये आपके पास टारगेट सेल है जिसने ब्लड में से ग्लूकोज को पिक करना है। नाउ यहाँ से ग्लूकोज को ट्रेवल करने के लिए या इस सेल में जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर, कोई गेट भी रिक्वायर्ड है जहाँ से गुजर के ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, ये आपके पास पोस्ट ट्रांसपोर्टर है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUTs। इनकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, GLUT1, GLUT2, 3, 4 एंड फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने GLUT4 का डिस्कस किया जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं किन किन सेल्स के ऊपर, एडिपोसाइट्स,
मायोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे ब्लड वेसल में मैं कह रही हूँ कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, और इस ग्लूकोज ने अगर सेल के अंदर एंटर होना है तो सेल के अंदर एंटर होने के लिए उसे ये ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड है, GLUT4 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोज ब्लड वेसल में से निकल के कहाँ पे जा सकता है, सेल के अंदर जा सकता है, और सेल के अंदर जाके क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ATP प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ नॉर्मली सेल्स के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होता है, GLUT ट्रांसपोर्टर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता। लाइक सेल्स ने इस ट्रांसपोर्टर को बनाया तो होता है, लेकिन इस ट्रांसपोर्टर को वो छुपा के रखते हैं एक वेजिकल की फॉर्म में, और वो वेजिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में। और ऐसा करना ज़रूरी क्यों है, ताकि जब इनको ग्लूकोज की ज़रूरत हो सिर्फ उसी कंडीशन में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो, ग्लूकोज को पिक करें और वापस आके यहाँ पे साइटोसोल में वेजिकल की फॉर्म में अटैच हो जाए। ठीक है, सो इट मीन्स कि अब अगर इस सेल ने यहाँ से ग्लूकोज को पिक करना है, सपोज इस टाइम इस सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, इसने ग्लूकोज को पिक करना है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टर साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवाना ज़रूरी है। और यहाँ से साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसे इंसर्ट कौन करवाएगा, इंसुलिन। बिकॉज इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इस सेल में प्रेजेंट एक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करके, सिग्नलिंग कैस्केड को इनिशिएट करके इस रिसेप्टर तक इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा कि ब्लड में काफ़ी सारा ग्लूकोज है, सो दिस इज द टाइम कि तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो और ग्लूकोज को पिक कर लो। ठीक है, सो इट मीन्स कि जब तक इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, जब तक इंसुलिन आके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करती, तब तक इस ट्रांसपोर्टर को इंफॉर्मेशन यही मिल रही है कि इस टाइम ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। और जैसे ही इंसुलिन बाइंड करेगी, सिग्नलिंग कैस्केड को स्टार्ट करेगी, सो दिस रिसेप्टर विल फाइंड एन इंफॉर्मेशन कि दिस टाइम ब्लड में ग्लूकोज अवेलेबल है। सो ये क्या करेगा, यहाँ से पूरे का पूरा वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा। इसको अगर मैं रेड कलर से हाईलाइट करूँ, और ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ से ग्लूकोज जो है वो एंटर होगा और सेल उसको क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो थ्रू दिस डायग्राम। ठीक है, कि नॉर्मली आपके जो सेल्स हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस केस में इंसुलिन की बाइंडिंग उसके रिसेप्टर के साथ इस वेसिकल को एक्टिवेट करेगी, एंड दिस वेसिकल विल इंसर्ट इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐड होने के बाद ही ग्लूकोज एंटर हो सकता है। प्रीवियसली ग्लूकोज प्रेजेंट था। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, तो बेशक यहाँ पे जितना मर्जी ग्लूकोज प्रेजेंट हो, ये रिसेप्टर्स बाहर नहीं आएंगे, ट्रांसपोर्टर्स बाहर नहीं आएंगे, और अगर ट्रांसपोर्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं आएंगे, तो चाहे जितना मर्जी ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हो, सेल्स उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर सकते। सेल्स के लिए वो ग्लूकोज जो है वो एंटर ही नहीं होगा, और वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। समझ आ गया? इट मीन्स कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसुलिन नहीं होगी, या फिर किसी वजह से सपोज इंसुलिन प्रेजेंट है और रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम है कि वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो तब भी चाहे ग्लूकोज प्रेजेंट है, सेल उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इंसुलिन और उसके रिसेप्टर के दरमियान एक नॉर्मल इंटरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये इंटरेक्शन नॉर्मल नहीं होगी, तो आपका GLUT ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट नहीं होगा, और अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट नहीं होगा, तो बेशक आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में आपने ग्लूकोज का इंटेक किया, बट सेल्स उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रहे। और अगर सेल्स यूज़ नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि जिस पर्पज़ के लिए ग्लूकोज का इंटेक किया था, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो पर्पज़ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं रिगार्डिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके, अब इंसुलिन के फंक्शंस क्या क्या हैं? इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम
एनर्जी प्रोडक्शन और इसके साथ साथ जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं इनको एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, यानी इंसुलिन अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली सेल ज़्यादा ग्लूकोज को इनटेक करेंगे। ज़्यादा ग्लूकोज को इनटेक करने का मतलब है ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस, ज़्यादा टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपके पास ह्यूज अमाउंट में एटीपीज बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी एनर्जी डिपेंडेंट जितने भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस वगैरह, ये सारे के सारे रिएक्शन हमेशा इंसुलिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, यानी इंसुलिन अगर होगा तो आपके पास उस केस में ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक्टिवेट हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में आपके पास ये वाले जो प्रोसेसेस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं लो एनर्जी स्टेटस, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो आप इन्हें कह सकते हैं जो बायोसिंथेटिक नहीं बल्कि डिग्रेडेटिव पाथवेज जो हैं, कैटाबोलिक पाथवेज, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी आपकी बॉडी का जो अपना एक स्ट्रक्चर है, आप अगर फूड का इंटेक नहीं करते, एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका मसल मैस ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके जो एडिपोज टिश्यूज में फैट्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाती है, जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है लिवर सेल्स में वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि इंसुलिन की एब्सेंस में एक्टिवेट होंगे। ठीक है, सो ये कुछ फंक्शंस आप लोगों के माइंड में होने चाहिए कि इंसुलिन हमेशा वेल फेड स्टेट को इंडिकेट करता है, बिकॉज इंसुलिन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और आपकी बॉडी के अंदर जो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं, जो एसिमिलेशन रिएक्शंस हैं, न्यू सेल्स का बनना, न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन, लिपिड्स की फॉर्मेशन, ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि बॉडी में गुर्बत के हालात चल रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पाथवेज शुरू हो जाएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना हुआ है सेल्स का वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से कि इंसुलिन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स के ऑपोजिट वर्क करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो ये सारे के सारे फंक्शंस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्ट्रेस मीन्स यही होता है ना कि आपके पास जितने भी जो फ्यूल चूंकि अवेलेबल नहीं है, स्टारवेशन कंडीशन है, तो जितना स्टोर्ड मटेरियल है, चाहे वो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो इंसुलिन इन स्ट्रेस हार्मोन के ऑपोजिट वर्क करती है, यानी ये लिपिड, प्रोटीन और उन एसिमिलेशन रिएक्शंस को एक्टिवेट करवाती है। ओके, नाउ यहाँ तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल जो मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए इतना ही जो मेटाबॉलिज्म है उसका आइडिया होना आप लोगों को ज़रूरी है, बिकॉज मोस्टली जो डिसऑर्डर्स हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वो इंसुलिन और ग्लूकोज इनसे ही रिलेट करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली इंसुलिन के क्या फंक्शंस हैं अगर आपको ये क्लियर हो गए हैं तो इट मीन्स कि अब हम हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशंस को रिलेट कर सकते हैं। सो पहला जो आपका डिसऑर्डर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, दिस इज हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स कि इस केस में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, काफ़ी सारी क्वांटिटी में ग्लूकोज प्रेजेंट है इस केस में। अब हमें अपना जो अभी रिसेंटली हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, उनको माइंड में रखते हुए ये चीज़ देखनी है कि ये इंसुलिन ब्लड में, सॉरी ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड में इंक्रीज क्यों हुआ है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर तो ओके हमने ये पढ़ा है कि 100 to 120 mg पर डीएल तक प्रेजेंट होता है, बट इस केस में सपोज आपके पास 140 mg पर डीएल तक पहुंच गया, सो ये हाई कंसंट्रेशन क्यों है। सो देर आर टू एक्सप्लेनेशंस जिसकी वजह से ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो सकती है। या तो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, यानी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स ये इंसुलिन को बना ही नहीं रहे, बिकॉज अगर इंसुलिन बनती,
अगर इंसुलिन प्रेजेंट होती तो उस केस में आपकी इन ब्लड वेसल्स में से कुछ ग्लूकोज सेल्स ने पिक कर लेना था, ठीक है। अगर इंसुलिन होती तो इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना था। सपोज ये इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना था, सेल को इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी कि काफ़ी सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो तुम भी अपना ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट करो, और सेल ने अपनी स्टेट को इस तरह से चेंज कर लेना था कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन ये जो रिसेप्टर प्रीवियसली साइटोसोल में प्रेजेंट था, ये कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये इंसुलिन और इंसुलिन के रिसेप्टर में जो इंटरेक्शन हुई है, उसके रिस्पॉन्स में आपके सेल ने इस स्टेट को अडॉप्ट किया है, जिसमें इसका ये जो GLUT4 रिसेप्टर था, जो कि प्रीवियसली सेल के अंदर प्रेजेंट था, साइटोसोल में प्रेजेंट था, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो अब इस केस में सेल ने क्या कर लिया, ग्लूकोज की कुछ अमाउंट को पिक कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू होगी, ड्रॉप होना शुरू हो गई है, बिकॉज मल्टीपल अदर सेल्स भी ऐसे हैं जो कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज को क्या करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे। ये एक रीज़न हो सकती है कि अगर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन एब्सेंस है, तो इसका मतलब है कि ये सेल्स ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगे, और अगर ये सेल्स ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगे तो आपकी प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहेगी, ठीक है। एक रीज़न आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया की क्या हो सकती है, लैक ऑफ इंसुलिन, और दूसरी रीज़न आपके पास ये हो सकती है कि इंसुलिन तो प्रेजेंट है। इसी डायग्राम को अगर हम देखें तो सपोज आपके पास ये कंडीशन है जिसमें इंसुलिन तो प्रेजेंट है, बट आपका जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर में कुछ इस तरह का चेंज आ गया कि ये रिसेप्टर इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहा। इंसुलिन प्रेजेंट है, रिलीज भी हो रही है, रिसेप्टर के साथ आके बाइंड भी करती है, बट रिसेप्टर इसको सेंस नहीं कर पा रहा। और वो नॉर्मली इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज सम टाइम आपके इस रिसेप्टर के अराउंड फैट की एक लेयर डिपॉजिट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो साइड जहाँ पे जाके इंसुलिन ने बाइंड करना होता है वो छुप जाती है, ठीक है, वो मास्क हो गई है। इस केस में बेशक इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन आपके सेल्स उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, और ऑब्वियसली अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, और प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इट मीन्स के हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसी हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें आपके ब्लड वेसल्स के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन। और ऐसी हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकती है जिसमें आपके पास हाइपर इंसुलिनीमिया भी एग्जिस्ट करती है, यानी आपकी ब्लड वेसल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन भी प्रेजेंट है, बट योर सेल्स जो हैं वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, दे आर रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन। ये 2 एक्सप्लेनेशन हैं किसकी, हाइपरग्लाइसीमिया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स की बेस पे हम जो हाइपरग्लाइसीमिया है या जो डायबिटीज़ है उसको 2 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके पास ये वाली जो टाइप है, दिस इज टाइप 1, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। किस वजह से प्रोड्यूस नहीं होती इसको हम अभी देख लेते हैं। और दूसरी रीज़न आपके पास वो है जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट तो है लेकिन आपके सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, दिस इज टाइप 2 इंसुलिन। और ये डिपेंड करता है कि सम टाइम इस केस में इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सम टाइम इंसुलिन प्रेजेंट होती है लेकिन वो इतनी हाई नहीं है, बट हमेशा इस केस में ब्लड में कुछ अमाउंट में इंसुलिन ज़रूर एग्जिस्ट करती है। वो हाइपर इंसुलिनीमिया भी हो सकती है या नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन भी हो सकती है, लेकिन इंसुलिन प्रेजेंट ज़रूर होगी। लेकिन टाइप 1 में आपके ब्लड वेसल्स के अंदर या प्लाज्मा सैंपल के अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इन दो जो टाइप्स हैं इनको हम फर्दर अगर देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे मैंने अभी बताया है कि इसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर कम्प्लीटली इंसुलिन की एब्सेंस है, देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसुलिन। और ये इंसुलिन यहाँ पे प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही, जो आपके पैंक्रियाटिक सेल्स हैं
वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे। और वो किस वजह से नहीं बना रहे? बिकॉज इनकी जो सिंथेटिक एबिलिटी है वो किसी वजह से कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। जो पैंक्रियाटिक सेल्स की जो एबिलिटी है कि उन्होंने इंसुलिन बनानी है ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में, वो नहीं बना पा रहे। और इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है। लाइक एक रीजन तो ये हो सकती है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, कि आपके इम्यून सेल्स कुछ इस तरह से वर्क करना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने इन पैंक्रियाटिक सेल्स बनाना शुरू कर दिए और पैंक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, खास तौर पे उन पैंक्रियाटिक सेल्स को जिन्होंने इंसुलिन बनानी। ठीक है, एक रीजन ये हो सकती है कि आपकी किसी भी डिजीज, किसी भी जो है वो ड्रग के रिस्पॉन्स में ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई और उस ऑटो इम्यूनिटी ने आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि अब इंसुलिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, और उससे टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड, आपके पास जो है वो किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में भी ऐसा हो सकता है कि कोई वायरल प्रोटीन ऐसी है जो कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को डिस्टर्ब कर रही है, उनके स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है। सो जब तक वो वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रहेगा तब तक आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना सकती, बिकॉज वो वायरस आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन को डिटेक्ट करने का मेथड क्या है कि आप इस केस में जो बीटा सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, उनकी एंटीबॉडीज़ को हमेशा प्लाज्मा सीरम के अंदर डिटेक्ट करोगे। और अगर प्लाज्मा सीरम के अंदर आपको एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, इट मीन्स कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो टाइप 1 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ में मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि इस केस में आपके जो सेल्स हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, वो तो नॉर्मली इंसुलिन बना रहे हैं। ठीक है, और इस केस में आपके जो पेरिफेरल सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिन्होंने ग्लूकोज को अपटेक करना था फ्रॉम ब्लड वेसल, उन सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करे। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो उसकी इंटरेक्शन है उसके रिसेप्टर के साथ, इंसुलिन और उसके रिसेप्टर के दरमियान जो इंटरेक्शन है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है। ठीक है, यानी आपके सेल्स इस केस में रेजिस्टेंट है। और मोस्टली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किस वजह से हो सकती है? ओबेसिटी की वजह से। बिकॉज ओबीज पर्सन के अंदर ये जो रिसेप्टर होता है इसके ऊपर एक फैटी लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइंडिंग साइट है फॉर द इंसुलिन वो मास्क हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्शन में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपके रिस्पॉन्स में है, इंटरेक्शन में है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। लाइक अगर आप बात करते हो एपिडेमियोलॉजी, 10 किस्म की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर इसका रेट हाई है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर आप बात करते हो तो ये वर्ल्ड वाइड इक्वली, जिन पर्सन्स के अंदर ओबेसिटी है वहाँ पे ये उन पर्सन्स को क्या करती है? टारगेट करती है। इसी तरह से अगर आप इन टर्म्स ऑफ एज, वेट या फिर आप डिफरेंट कंडीशंस को देखते हुए इनको कंपेयर करते हो, उनकी क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स देखते हो, तो इस केस में चूंकि आपके पास ये कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से होती है जो कि इन टर्म्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। सो इस केस में आपकी ये कॉम्प्लिकेशन बिलो 30 ईयर्स में भी डेवलप हो सकती है। जबकि यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ओबेसिटी है। ठीक है, और ओबेसिटी मोस्टली जो अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो ये लेट एजेस में ज़्यादातर इंडिविजुअल्स इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सो ज़्यादातर जो ओवरऑल हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें उसमें मोर देन 40 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेट अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पर्सन लो वेट है, नॉर्मल वेट है या ओबीस है, बिकॉज इस केस में आपकी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जिन्होंने बीटा सेल्स को टारगेट करना है। और यहाँ पे आपके पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो सिर्फ ओबीस पर्सन के अंदर डेवलप होगी। ठीक है, यानी इस केस में जो आपका सब्जेक्ट है हमेशा वो ओवर वेट होगा। और यहाँ पे जो आपका डिजीज सब्जेक्ट है वो नॉर्मल वेट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसमें जो है वो एक नॉर्मल पर्सन से उसका जो वेट है वो कम भी हो। ठीक है,
ऑनसेट की अगर आप बात करो कि डिजीज़ कितनी जल्दी प्रोग्रेस करेगी इस पर्सन के अंदर, तो यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेशन है, रैपिड ऑनसेट है, बिकॉज कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ओवरऑल आपके सेल्स को डिस्टर्ब करते जाएंगे, बीटा सेल्स को, और उनकी सिंथेटिक एबिलिटी को प्योरली डैमेज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो डिजीज़ की ऑनसेट है वो डिपेंड करती है कि कितना वो पर्सन कितना जल्दी ओबीज हो रहा है, कितना उसमें वेट गेन जो है वो ग्रेजुअली वो कितना वेट गेन करता जा रहा है विद टाइम। ठीक है, सो ये एक स्लो प्रोसेस है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे आप लोग वेट गेन करते जाओगे उसी तरह से आपके जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्कुल एब्रप्ट या सडन चेंज नहीं आएगा, बल्कि ग्रेजुअल या स्लो चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, इस केस में आपके पास जो है वो कीटोसिस की कंडीशन जो है वो कॉमन है, बिकॉज आपके सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को तो अपटेक नहीं कर पाते। ठीक है, ग्लूकोज के अलावा जब बाकी किसी और फ्यूल को यूज़ किया जाता है, फैट को यूज़ किया जाता है, तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर कुछ कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो इन पर्सनस के अंदर चूंकि ग्लूकोज तो यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं है, सिरे से ही प्रेजेंट नहीं है। सो इस केस में कीटोसिस कॉमन होगी, बिकॉज जब भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज के अलावा किसी दूसरे फ्यूल के ऊपर शिफ्ट होता है, तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन भी होती है। सो यहाँ पे ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इस केस में आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, बट उस इंसुलिन की अमाउंट जो है या तो वो कम है या फिर आपके सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कुछ सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, सो इस केस में कीटोसिस बेशक होगी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में होगी, जब बिल्कुल भी इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोजीनियस इंसुलिन लेवल या तो लो है या फिर एब्सेंट है, और इसमें आपके पास इंसुलिन प्रेजेंट तो है लेकिन आपके सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। इसमें जेनेटिक एसोसिएशंस भी हैं, लाइक आपके पास डिफरेंट जो अलील्स हैं, HLA अलील, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ठीक है, ये आपकी इम्यून सेल्स के साथ जो है वो कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, HLA अलील्स, ये इन्वॉल्व होंगी इस डायबिटीज़ में, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे कोई भी जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। इस केस में आपकी बीटा सेल्स जो हैं आइलेट्स, उनके लिए एंटीबॉडीज प्लाज्मा सैंपल में प्रेजेंट होंगी और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी आप देख लें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप टाइप 1 डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ से क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस में। और इसी तरह से अगर पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं तो इस केस में आपके पास जो है वो रीज़न जो डिजीज़ की है, इटियोलॉजिक कंडीशन, वो ऑटो इम्यून है, और यहाँ पे आपके पास इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन या इंसुलिन रेजिस्टेंस। प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंसुलिन की सिक्रीशन या उसकी रेजिस्टेंस की वजह से आपके जो सेल्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे चूंकि जेनेटिक एसोसिएशन है, ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, विच मीन्स कि इस केस में इस कंडीशन को डेवलप कराने के लिए मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हों, ज़्यादा जीन्स एसोसिएट करेंगे। लेकिन इस केस में आपके पास जो है वो उस तरह से पॉलीजेनिक एसोसिएशंस नहीं होंगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें वायरसेस एंड टॉक्सिन्स आ सकते हैं, और इसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और जो ओबेसिटी है कि आप कितना जो है वो अपने आप को इंगेज रखते हो फिज़िकली, उतने ही आपके पास डायबिटीज़ की डेवलपमेंट के चांसेस कम हैं। और अगर आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी का जो रेट है वो कम है और आप ओबीस हैं, तो इट मीन्स के चांसेस ज़्यादा हैं डायबिटीज़ के।